Friends, in this video we will talk about Carl Churchill, one of the writer of postmodern age. We are discussing the writers of postmodern age. Let's talk about Carl Churchill. तो ये हम ड्रामेटिस्ट कर रहे हैं ब्रिटिश लिटरेचर के पोस्ट मॉडर्न एज पे हम आ चुके हैं. तो शी वॉज बॉर्न इन 1938 एंड शी वॉज स्टिल अलाइव. 86 ईयर्स की अभी वो हो चुकी है. एंड कार्ल चर्चिल नाम से आप नहीं समझ पाओगे, ये एक फ़ीमेल राइटर है. तो आपको याद रखना है कि फ़ीमेल राइटर है कार्ल चर्चिल. तो नाम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, तो ये नहीं होना है. फीमेल राइटर है एंड हर वर्क्स डील विथ फेमिनिस्ट इश्यूज़. तो वो जो उनके वर्क्स हैं उनमें हम देखेंगे कि फेमिनिस्ट इश्यूज़ को लेके उन्होंने लिखा है. अब्यूज़ेस ऑफ पावर के बारे में कि कैसे लोग अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं. एंड सेक्सुअल पॉलिटिक्स के बारे में भी उन्होंने लिखा है. एंड शी आल्सो मेक यूज़ ऑफ बर्टोल्ट ब्रेच मॉडल और ड्रामेटिक टेक्निक. तो उन्होंने जो बर्टोल्ट ब्रेच है बहुत फेमस थे ड्रामेटिक टेक्निक के लिए, तो उन्हीं का मॉडल उन्होंने यूज़ किया है अपनी राइटिंग्स में. तो बिना लेट हुए डिस्कस करते हैं उनकी फेमस राइटिंग्स. तो उनकी फर्स्ट राइटिंग है क्लाउड 9. तो उनका फर्स्ट वर्क क्लाउड 9, तो मतलब हम 7वें आसमान पर हैं बोलते हैं ना, तो ये 9वें आसमान पे है. तो क्लाउड 9, तो ये लिखा गया था, पब्लिश हुआ था 1979 में. एंड द फर्स्ट एक्ट ऑफ क्लाउड 9 इज़ सेट इन कॉलोनियल अफ्रीका. तो जो फर्स्ट एक्ट है वो कहाँ पे सेटिंग है? कॉलोनियल अफ्रीका में ड्यूरिंग द विक्टोरियन एरा. एंड द सेकेंड जो ड्यूरिंग द फर्स्ट पार्ट इनका कहाँ पे? विक्टोरियन एरा के टाइम पे कॉलोनियल अफ्रीका में ये सेटिंग करी गई है. एंड द नेक्स्ट सेकेंड पार्ट इज सेट इन लंदन. तो सेकेंड पार्ट कहाँ पे सेटिंग है? सेकेंड पार्ट लंदन में सेट है. एंड ईच एक्टर प्ले वन रोल इन एक्ट 2. तो ये जो एक्टर्स है वो एक रोल कर रहे हैं एक्ट 2 में. एंड द मेजर थीम ऑफ क्लाउड 9 इज़ एक्सेप्टिंग पीपल हु आर डिफरेंट. तो मेजर थीम क्या है कि जो अलग अलग डिफरेंट लोग हैं उनको एक्सेप्ट करना, हु आर डिफरेंट एंड नॉट फोर्सिंग देम टू मिंगल इन हर ओन कल्चर. कि ये ज़रूरी नहीं है कि भैया तुम जैसे भी हो हमारे कल्चर में आके मिक्स हो तभी बात बनेगी. कि अपना अपना इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात हुई है कि सब अलग है, सबका अपना एक अस्तित्व है, उसी पे उनको रहने दो. ये नहीं कि हमारे अंदर ही तुम्हें घुसना है, सब अलग अलग है और अपने आप को एंजॉय करो. एंड क्लाउड 9 इज़ ए वे ऑफ सेइंग यू आर इन ए स्टेट ऑफ परफेक्ट हैप्पीनेस. तो क्लाउड 9 का मतलब है, जैसे मैंने बताया कि 7वें आसमान पर, वैसे ही 9वें आसमान पर. कि मतलब कि आप परफेक्ट हैप्पीनेस के मतलब ऐसे मूड में हो कि बहुत खुश. 7वें आसमान पे इंसान खुशी होता है ना, वैसे 9वें इंसान वो बादल पे भी खुशी होता है. तो 7वां आसमान क्लाउड 9, तो परफेक्ट हैप्पीनेस की बात हो रही है. यू आर सेइंग इन ए स्टेट ऑफ परफेक्ट हैप्पीनेस. तो नेक्स्ट राइटिंग है इनकी, आपको याद रखना है क्लाउड 9 के बारे में कि इनकी फ़र्स्ट सेटिंग हुई थी कॉलोनियल अफ्रीका की है, विक्टोरियन एरा के टाइम की बात कर रहे हैं. सेकेंड लंदन की है और इसमें बात हुई है कि सब अलग अलग है. द मेजर थीम ऑफ क्लाउड 9 इज़ एक्सेप्टिंग पीपल who are different and not forcing them to mingle in her own culture. तो ये इसकी फर्स्ट राइटिंग है, कार्ल चर्चिल की इनकी फर्स्ट राइटिंग है. द नेक्स्ट इज टॉप गर्ल्स एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1982 में पब्लिश हुआ था. इट इज़ अबाउट ए कैरियर ड्राइवन वूमेन. तो ये एक कैरियर ड्राइवन वूमेन की कहानी है. मर्लिन जिनका नाम है, मर्लिन, ओके, तो जिनका नाम है. एंड दिस वूमेन होस्ट ए डिनर पार्टी एंड इन दिस डिनर, तो वो दूसरों को एम्प्लॉयमेंट देती है वुमेंस को कि अपने करियर में. जैसे ये मर्लिन है तो लास्ट में बहुत बड़ी पोस्ट पे ये अपॉइंट होती है. शुरू में बहुत छोटी पोस्ट होती है, उसके बाद में कैसे ही इनका कैरियर डेवलपमेंट होता है, तो उसके बारे में ये है. और जो ये मर्लिन है, एंड दिस वुमेन होस्ट ए डिनर पार्टी एंड इन दिस डिनर पार्टी शी एनकाउंटर्स ए लॉट ऑफ फेमस वुमेंस फ्रॉम हिस्ट्री. तो जो बहुत फेमस वुमेंस रही है हिस्ट्री में, उनके साथ इसका मिलना होता है इस डिनर पार्टी में. इट इज़ एक्सट्रीमली फेमिनिस्ट वर्क. तो ये इसमें पूरा टोटली फेमिनिस्ट वर्क है ये, जिनमें ये कैसे एक वुमन की ग्रोथ के बारे में इसमें दिखाया गया है. एंड शी टॉक्स अबाउट हाउ पीपल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड कैन मोटिवेट यू. तो कैसे दूसरे जगह से लोग आते
हैं और कैसे मोटिवेट करते हैं आपको। एंड दिस वर्क टॉक अबाउट व्हाट ए वुमेन कैन डू इन 21st सेंचुरी, और इसमें इन्होंने बताया है कि क्या एक औरत कर सकती है इस 21वीं सदी में, 21st सेंचुरी में। एंड टॉप गर्ल इज़ जस्ट ए नेम फॉर द एम्प्लॉयमेंट एजेंसी। तो ये एक एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है जिसका नाम है टॉप गर्ल्स। ओके, तो याद रखना है, टॉप गर्ल्स इज़ जस्ट ए नेम ऑफ फॉर द एम्प्लॉयमेंट एजेंसी। तो ये कहानी थी मर्लिन की। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम माउथफुल ऑफ बर्ड्स। माउथफुल ऑफ बर्ड्स, तो ये पब्लिश हुआ था 1986 में पब्लिश हुआ था, एंड रिटर्न बाय कार्ल चर्चिल एंड डेविड लेन। इन दोनों ने मिलके लिखा है। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सा वर्क है इनमें से जो कार्ल चर्चिल एंड डेविड लेन दोनों ने लिखा है। तो आपको याद रखना है कि कौन सा वर्क अकेले ने लिखा है, कौन सा वर्क मिलके लिखा गया है, तो वो चीज़ें याद रहनी चाहिए। इसीलिए मैं जो भी इम्पॉर्टेंट है इन राइटिंग्स का वही आपको मटेरियल इसमें PDF में दे रही हूँ, ताकि कंफ्यूज ना हो कि बहुत पढ़ना है, इतना पढ़ने के बाद में याद ही नहीं रहता कि मेन क्या पढ़ना था। इसीलिए जो ये वीडियो है, कईयों ने मुझे पूछा कि इतना पढ़ने से हो जाएगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो आपको डिटेल में भी पढ़ना है। जैसे कई राइटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उनके हर एक्ट, हर सीन हमें पता होने चाहिए। तो वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, उनकी डिटेल नोट्स। तो आप उनको डिटेल में ज़रूर करिएगा, ये स्किप नहीं करनी है कि भाई हाँ इसमें वीडियो में बता दिया उतना ही करना है, लेकिन वो आप देख लोगे और इतना ये वीडियो के आपको जितने भी राइटिंग्स इनके बारे में बताई जा रही है वो आप कर लोगे तो आपका आराम से क्लियर हो जाएगा बिना डाउट के। तो ये, लेकिन अभी सिर्फ हम ब्रिटिश लिटरेचर के पोस्ट मॉडर्न एज में चल रहे हैं। अभी तो बहुत सारा रहता है, अफ्रीकन रहता है, अमेरिकन रहता है, जर्मन रहता है, तो वो सारा करेंगे। लेकिन ऑल्टरनेट डेज वीडियो बन पाएगी, क्योंकि डेली का तो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है शेड्यूल। तो अल्टरनेट मैं ज़रूर वीडियो आपको दे दूँगी एक राइटर की। तो जल्द से जल्द हम ब्रिटिश कंप्लीट करने वाले हैं, उसके बाद में हम अपने नेक्स्ट उस पर अमेरिकन या जो भी आपको पसंद है आप बताइएगा, मैं वो कंट्री का लिटरेचर शुरू कर दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। माउथफुल ऑफ बर्ड्स एंड रिटन बाय कार्ल चर्चिल एंड डेविड लेन। इट ड्रॉज थीम्स फ्रॉम द बैचे। तो ये किससे थीम इसका लिया गया है? बैचे से। एंड इट इज़ अबाउट ए ब्यूटीफुल प्ले रिटन बाय यूरिपिडस। तो यूरिपिडस ने, ये एक बहुत ही फेमस प्ले है उनका, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें उससे इन्होंने वहाँ से थीम लिया है माउथफुल ऑफ बर्ड्स में। एंड इन बैचे देर इज़ ए ग्रीक गॉड डायनोसस। तो इसमें जो बैचे है उसमें एक ग्रीक गॉड है जिनका नाम था डायनोसस। हाउ दिस मैन मेक ए कंप्लीट डिस्ट्रक्शन और डिस्ट्रॉय द एंटायर ग्रीक सिविलाइजेशन। और जो ये ग्रीक गॉड थे उनको बड़ा गुस्सा आया और इन्होंने सारा जो ग्रीक था उसको तहस नहस कर दिया, सिविलाइजेशन को, बिकॉज ही वॉज नॉट अप्रिशिएटेड एंड नॉट गिवन द पावर। क्योंकि उनकी तारीफ़ नहीं करी जा रही थी और उन्हें पावर नहीं दिया जा रहा था। तो ये भी उसी से लिया गया है, द माउथफुल ऑफ बर्ड्स। और इसमें प्लॉट देख लेते हैं, प्लॉट क्या है। एंड दिस वर्क टॉक्स अबाउट मैडनेस। तो पागल ही हुआ ना कि भाई हाँ उसको अप्रिशिएट नहीं किया, उसको पावर नहीं दी, तो सब कुछ तहस नहस कर दो। तो इस वर्क में बात हो रही है मैडनेस की, अबाउट फीमेल वॉइस की, कि औरतों की भी आवाज़ होती है। मैडनेस इज़ बिकॉज द ग्रीक गॉड डायनोसस नॉट ओनली रिप्रेजेंट द ग्रीक मैथोलॉजी बट आल्सो ही इज सेड टू बी द ग्रीक गॉड ऑफ वाइन। ड्रंकननेस का जो देवता है वो उसे माना जाता था, एंड फेस्टिवल्स के बारे में उसे माना जाता था। एंड दैट इज़ वाई मैडनेस इज़ आल्सो सीन एज ए थीम इन माउथफुल ऑफ बर्ड्स। और इसीलिए ये मैडनेस ही इसका थीम उन्होंने रखा है कार्ल चर्चिल ने। तो इतना ही आपको याद रखना है। माउथफुल ऑफ बर्ड्स का थीम क्या है? बैचे से लिया गया है। यूरिपिडस ने जो लिखा था उसमें उन्होंने डायनोसस की बात करी है, ग्रीक गॉड थे वो, और उनके मैडनेस के बारे में दिखाया है। तो इसमें प्लॉट जो था वो देख लेते हैं। प्लॉट में यही है, ड्रंकनेस के बारे में उन्होंने बताया है। तो नेक्स्ट इज़ सीरियस मनी, और ये पब्लिश हुआ था 1987 में। और सटायरिकल प्ले है, एक व्यंग कसा है। व्यंग मतलब किसी के ऊपर एक जोक मारना। तो ये एक सटायर उन्होंने उसके ऊपर एक क्या बोलते हैं, आहत करने के लिए किसी को लिखा है। इट टॉक्स अबाउट लंदन स्टॉक मार्केट।
तो ये लंदन स्टॉक मार्केट के बारे में है। जो लंदन स्टॉक मार्केट कौन सी, स्पेसिफिकली द लंदन इंटरनेशनल, किसके बारे में, द लंदन इंटरनेशनल फाइनेंशियल फ्यूचर्स एंड ऑप्शन एक्सचेंज के बारे में इन्होंने इसमें लिखा है, जिसे हम लिफ भी बोलते हैं, LIFFE। ओके, तो ये आपको पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है। सीरियस मनी किसके बारे में है, लंदन इंटरनेशनल फाइनेंशियल फ्यूचर्स एंड ऑप्शन एक्सचेंज के ऊपर इन्होंने ये बात लिखी है। एंड द स्टॉक मार्केट क्रैश हैपन इन 1930, और क्रैश कब हुई थी स्टॉक मार्केट, 1930 में। एंड बिकॉज ऑफ दिस क्रैश द एंटायर इकोनॉमी ऑफ ब्रिटेन वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और इसी क्रैश की वजह से जो सारा उनका अर्थव्यवस्था बोलते हैं ना, जिसे एंटायर इकोनॉमी, जो क्या हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी। एंड द एंटायर वर्ल्ड इकोनॉमी हैड टू सफ़र, उसके वजह से सारे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था भी हिल चुकी थी। एंड इट टॉक्स अबाउट टू सिबलिंग्स, स्कीला एंड जैक, और ये किसके बारे में है, टू सिबलिंग्स के बारे में, स्कीला एंड जैक। एंड जैक इज़ मर्डर्ड एंड स्कीला ट्राइज टू फाइंड द, तो जैक का मर्डर हो जाता है और जो स्कीला है वो अपने भाई को ढूंढती है। तो ये इसकी स्टोरी थी। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो ये रियल किलर को ढूंढती है स्कीला। जैक इज़ मर्डर, तो जैक का मर्डर होने के बाद में स्कीला ये रियल किलर को ढूंढती है कि किसने उसके सिबलिंग का मर्डर किया। एंड द मेन थीम इज़ द स्टॉक मार्केट ऑफ लंदन, तो इसका मेन थीम है स्टॉक मार्केट ऑफ लंदन, जो क्रैश हुआ था 1930 में। एंड इसके बाद में स्लाइड्स अपलोड हो गई, तो स्लाइड्स को इग्नोर ना करें, एक एक स्लाइड को पॉज करके ज़रूर पढ़ें। एक बार आपने सुन लिया, एक बार आप पढ़ लोगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और 2 बार आप पढ़ लोगे तो ऑलरेडी 2 बार कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो हमें याद रहती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए ग्रेट डे।